हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में और एक नए सेमेस्टर में। यह आपका एलएलबी के थर्ड सेमेस्टर की बात की जाए तो यह एलएलबी के थर्ड सेमेस्टर में ये आपका एक सब्जेक्ट होता है प्रॉपर्टी लॉ। आज हम प्रॉपर्टी लॉ के आपको जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन की बात की जाए तो यह जो है पहली आपकी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आज से आपकी जो क्लासेस चालू हैं और आप लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम 14 जुलाई से स्टार्ट हैं। तो आपके पास टोटल 15 दिन आपके पास टाइम है और इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो आप अच्छे से अगर जो सभी क्लासेस आप पढ़ेंगे तो आपका अच्छे से एग्ज़ाम आपका हो सकता है। ठीक है, आपको हम थ्योरी क्लासेस और एमसीक्यू क्लासेस दोनों प्रोवाइड करवाएंगे। उसके साथ साथ ही आपको जो है लास्ट ईयर का आपका जो पेपर है वो भी हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो ये सब चीज़ें हम कंप्लीट करवाएंगे, तो इसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना टाइम दिए आपको ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो आज से आपकी जो है जितना भी है हम आपको जो है करवा रहे हैं, आप एक बार एक करके पूरा अच्छे से अपना तैयार करिएगा। और अब जो है आपको थोड़ा भी जो है ढीला साजी किसी भी चीज़ में नहीं करनी है, चाहे आपका जो है थ्योरी क्लास में हो चाहे आपका एमसीक्यू क्लास में हो। आप लोग जानते हैं कि थ्योरी अगर जो हम जो करवाते हैं वो कितनी जो है सही रहती है, क्योंकि वहाँ से थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि थ्योरी हमने करवाया और वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर जो आप सोचे कि आपका पेपर तो एमसीक्यू होना है तो हम थ्योरी क्यों पढ़ें, तो ऐसा आपका सोचना गलत हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा आप ना सोचे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और हमारा पहला क्वेश्चन है उत्तराधिकार हो सकता है। आपका उत्तराधिकार हो सकता है। उत्तराधिकार क्या हो सकता है? स्थानांतरित हो सकता है, आपका स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, इसको बेचा जा सकता है या फिर इसको वेसल्ड किया जा सकता है। तो उत्तराधिकार आप लोग जानते हैं क्या होता है, उस स्पेस उत्तराधिकार की बात यहाँ पे की गई है। तो उत्तराधिकार आप लोग अच्छे से जानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो उत्तराधिकार में जो है आप लोग जानते हैं स्पेस की बात। स्पेस आप लोग क्या होता है इसको भी आप लोग जानते हैं। ये दोनों क्या होता है ये आप लोग बहुत बेहतर से जानते हैं। अगर जो आप इसको आंसर जो है देना होगा, आप कैसे देंगे सोचिए आप थोड़ा। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी ऑप्शन बी आपका जो करेक्ट हुआ, तो इसका करेक्ट हुआ तो कैसे हुआ इसको हम देखते हैं। स्पेस का मतलब क्या होता है? मतलब रिक्त स्थान। ठीक है, स्पेस मतलब रिक्त स्थान। कोई आपका उत्तराधिकार अगर जो है वो रिक्त है तो उसको आप क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? सोचिए आप, कोई चीज जो रिक्त है क्या उसको ट्रांसफर कर सकते हैं या ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, या बेचा जा सकता है या वेसल्ड हो सकता है। जैसे यहाँ पे मान लो एक जगह ये नौकरी है आपकी, तो ये मान लो ए पर्सन की नौकरी है और ये मान लो यहाँ पे रिक्त है। ठीक है, और ये नौकरी यहाँ पे रिक्त है। क्या इस नौकरी को आप ट्रांसफर करेंगे? नहीं करेंगे ना, वो जिसकी है उसको ही मिलना चाहिए ना। तो वही चीज, इसको आप ट्रांसफर नहीं करते हैं। ठीक है, इसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि संपत्ति के हस्तांतरण अधिनियम की कौन सी धारा कहती है कि मुकदमा करने का अधिकार हस्तांतरित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन 1 धारा 6, ऑप्शन बी धारा 6A, ऑप्शन सी धारा 6D, ऑप्शन ई धारा 6E। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो आप धारा जो पढ़ेंगे, क्योंकि हम आपको एक धाराओं का भी वीडियो करवाएंगे, अगर जो आप उसमें जब धारा पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो अगर जो धारा ए की बात की जाए और धारा बी, धारा सी, धारा डी, तो यहाँ पे जो है अगर जो आप धारा पढ़े होंगे, ठीक है, तो धारा 6 आपका क्या कहता है इसको भी हम आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर की बात की जाए तो करेक्ट आंसर आपका धारा 6A हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धारा 6 की बात की जाए तो धारा 6 में आपका क्या बताया गया है इसको आपको जानना और समझना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। धारा 6 की बात अगर जो की जाए तो यहीं पे सबसे ज्यादा जैसे 6 है या 5 है या फिर जो 4 है, ऐसे करके जो है आपकी सारी धाराएं दी गई हैं। तो सारी धाराएं तो दी गई हैं, लेकिन उसमें वही चीज आपको फिर देखने को मिल जाता है कि वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सी धारा कितनी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपके लिए काफी ज्यादा डिपेंड करता है। अगर जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हुई तो वो भी आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब धारा 6 में जो है सबसे पहले बात की जाए तो धारा जिसे 6 में बताया गया सिंपल सा चीज है कि आप क्या चीज अंतरित कर सकते हैं, क्या चीज आपका ट्रांसफर कर सकते हैं। धारा 6 में बताया गया क्या चीज आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसके अंदर जाएंगे तो उसमें बताया जाएगा
कि क्या क्या अधिकार ट्रांसफर हो सकता है, क्या चीज़ें ट्रांसफर हो सकती है, ये सब चीज़ें जो है बताई गई हैं। जो बच्चों ने जो मतलब थ्योरी की क्लासेस जो आएंगी तो उसमें आपको थोड़ा बहुत जो है ये चीज़ें समझ में आएंगी। और आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस चली थी, ऑफलाइन इन द सेंस कि जो बच्चों ने जो है पूरा थ्योरी का पैकेज अपना लिया था, जिन्होंने पूरा जो है थ्योरी कोर्स किया है, ठीक है, तो उन लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लेकिन कोई बात नहीं, आपको हम फिर भी जो है सारी वीडियो और सारे जो क्लासेस MCQ और आपका जो थ्योरी वाला करवाएंगे, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि संपत्ति के हस्तांतरण अधिनियम में अंतरणकर्ता की योग्यता से संबंधित प्रावधान क्या किसमें निहित किया गया है। मतलब जो आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, दो चीजें होती, देखो एक ए है एक बी है, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई वस्तु, मान लो ये वस्तु जो है इसको दे रहा है, दे रहा मतलब ट्रांसफर कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो ये ए क्या हुआ, ए हुआ आपका अंतरणकर्ता, अंतरणकर्ता, ठीक है। और ये अंतरण ग्राही आपका हो गया, ये ग्राही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो कर्ता और ग्राही दोनों हो गए तो इसमें बताया गया कि अंतरण जो आपका ए कर रहा है ये जो किस योग्यता, इसके पास कौन कौन सी योग्यता हो कि इसको बी को ट्रांसफर कर पाएगा, और ये जो योग्यताएं हैं ये किस में बताया गया है। तो योग्यताओं की अगर जो परिभाषा की बात की जाए तो अंतरण करने के लिए जो कौन सा सक्षम व्यक्ति हो सकता है इसको यहाँ पे बताया गया है। और सक्षम व्यक्ति आपका कौन हो सकता है, इसको हम धारा 7 में पढ़े हैं। किसमें, धारा 7 में। तो धारा 7 आपका क्या कहता है कि अंतरण करने वाला व्यक्ति आपका कौन हो सकता है, इसको हम धारा 7 में पढ़े हैं, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब धारा जैसे 5 है आपका, 8 है, 12 है, तो इसमें क्या बताया गया है, इसको हम भी यहाँ पे साथ में देख लेते हैं। धारा 8 में आपका बताया गया है कि अंतरण अगर जो आप करते हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा। धारा 8 में इफेक्ट बताया गया अंतरण का प्रभाव। और धारा 5 में आपका बताया गया है कि संपत्ति के अंतरण की परिभाषा इसमें दी गई है। संपत्ति के अंतरण की परिभाषा, अंतरण की परिभाषा। और यहीं पे संपत्ति के अंतरण की परिभाषा तो आपको दी गई है, लेकिन संपत्ति की परिभाषा कहीं पर भी नहीं दी गई है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बनेगा MCQ में कि संपत्ति की परिभाषा क्या कहीं पर दी गई है, तो आपका वहां पे जवाब हो जाएगा नहीं, कहीं पर भी नहीं दी गई है संपत्ति अंतरण विधि में। हाँ, संपत्ति की परिभाषा का जो देखी जाए तो स्टाम्प विधि में आपका जो है दिया गया है, लेकिन उसका यहाँ पे कोई अहम रोल नहीं है, ठीक है। तो स्टाम्प विधि आपका अलग होता है और संपत्ति ट्रांसफर लॉ आपका अलग है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका संपत्ति विधि से बनेगा, ना कि स्टाम्प लॉ से, ठीक है। तो आप यहीं से बताना कि संपत्ति की परिभाषा किसी भी जो मतलब जो है जो इस संपत्ति अंतरण विधि में कहीं पर भी नहीं दी गई, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन संपत्ति आपका जो है ट्रांसफर करने के लिए अक्षम है, मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकता। आपका लंगड़ा व्यक्ति ट्रांसफर नहीं कर सकता, नाबालिग ट्रांसफर नहीं कर सकता, अंधा व्यक्ति ट्रांसफर नहीं कर सकता, या फिर धार्मिक मंच आपका जो है वो चीजें ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या आपका सही हो जाएगा, देखो वो लंगड़ा व्यक्ति है ना, दिमाग से थोड़ा ना कमजोर है, उसके बाद बुद्धि पूरी है ना, उसने अपने जो है वयस्क हो चुका है, ठीक है। तो संपत्ति अपने क्यों नहीं ट्रांसफर कर पाएगा, वो कर लेगा संपत्ति ट्रांसफर। अंधा व्यक्ति वो भी अपना स्वस्थ है ना, दिमाग से सही है, वयस्क है, वो भी कर लेगा। धार्मिक मंच की बात की जाए तो धार्मिक मंच इन द सेंस कि ऐसा धार्मिक मंच आप लोग जानते हैं क्या होता है कि कमेटी की बात अगर जो की जाए, या फिर आपका जो कमेटी की बात नहीं यहाँ पे रखा जाए तो यहाँ पे ट्रस्ट की बात रखी जाए। जैसे कोई ट्रस्ट है तो अपने ट्रस्ट कोई होता है तो वो अपनी ट्रांसफर जो है प्रॉपर्टी क्यों नहीं कर सकता, आराम से कर सकता है, जिसको चाहे उसको कर सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति को जो नाबालिग होता है, नाबालिग वो अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर सकता। नाबालिग व्यक्ति के लिए उसके जो है संरक्षण की वहां पे जरूरत होती है, वो अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे ए अपनी जमीन को इस शर्त पर बेचता है कि वह जमीन केवल एक्स को बेचेगा और किसी को नहीं बेचेगा, तो यहाँ पे बिक्री क्या होगी। जैसे ए ने कहा, ए ने बी को जो है अपनी जमीन ट्रांसफर किया, ए अपनी जमीन बी को इस शर्त पर बेचता है, यहाँ पे जो है इसने अपनी जमीन को बेचा, ठीक है, इस शर्त पर बेचता है कि वह
जमीन केवल एक्स को बेचेगा, मतलब ये वाली जो जमीन है, अब जो यहाँ पे मान लो ये कोई आपकी जमीन थी, अब तो इसने बेच दिया तो बी की हो गई। अब इस शर्त पे बेचा कि ये वाली जो आपकी जमीन है ये केवल ये एक्स को बेचे, एक्स मतलब एक्स को बेचे। तो यहाँ पे जो ये शर्त होगी, ये शर्त आपकी क्या हो जाएगी, शर्त आपकी अमान्य हो जाएगी, शर्त अमान्य हो जाएगी मतलब शून्य हो जाएगी, और जो ट्रांसफर होगा वो आपका वैध हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर वैध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है आपके, इसको टालना यहाँ पर नहीं होगा, बिक्री आपकी टालना नहीं है, गैर कानूनी भी नहीं होगी, आपका जो है शर्त शून्य हो जाएगा लेकिन ट्रांसफर आपका वैध हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपको क्वेश्चन यहाँ पे, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों के तहत विक्रेता निम्नलिखित का खुलासा करने के लिए बाध्य है। किस चीज का वो खुलासा करने के लिए बाध्य है, संपत्ति में पेटेंट दोष, संपत्ति में गुप्त दोष, संपत्ति में जो है गुप्त दोष या फिर पेटेंट दोष, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहीं पे अगर संपत्ति में कोई जो है जैसे आपका कोई गुप्त दोष है तो उसको जो है खुलासा करने के लिए वो बाध्य होगा। ठीक है, जैसे आप कोई, जैसे मान लो ए ने बी को कोई संपत्ति बेचा, ठीक है, कोई संपत्ति बी को बेचा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मान लो इस संपत्ति में कुछ जो है ऐसा गुप्त मतलब दोष है, कुछ मतलब चीजें यहाँ पे दिक्कत हैं। ठीक है, तो उस चीज की जो दिक्कत जो है वो बेचेगा जब, तब इसको जो है विक्रेता को बताएगा। ये बताने के लिए यहाँ पे ए जो होगा, ए मतलब यहाँ पे विक्रेता और बी मतलब क्रेता, तो ए यहाँ पे बाध्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1862 की कौन सी धारा, मतलब धारा आपकी 63 और 63A के तहत यहाँ पे दे डिफॉल्ट ब्याज क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी धारा 63 है और 63A के तहत यहाँ पे आपका डिफॉल्ट ब्याज क्या है, ये आपका जो है क्या 8% प्रतिवर्ष, 9% प्रतिवर्ष, 10% प्रतिवर्ष और वर्गों में ब्याज दर उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9% प्रतिवर्ष आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, जहां पंजीकरण में के अभाव में गिरवी रखना अवैध है, जहां पंजीकरण के जो है अभाव में गिरवी रखना अवैध है, लेकिन गिरवीदार गिरवी रखी गई संपत्ति को कब्जा जारी करता है, वहां एक वैध बंधक निम्नलिखित की जो है समाप्ति के लिए अस्तित्व में आता है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, कितने साल के लिए वो अस्तित्व में, समाप्ति के अस्तित्व में आ जाएगा, 5 साल, 10 साल, 12 साल या फिर आपका 20 साल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 साल हो जाएगा। अगर जो यहाँ पे परिभाषा की बात की जाए तो आपका गिरवी है। ठीक है, तो यहाँ पे गिरवी की परिभाषा आपका पूछ सकता है, मतलब परिभाषा इन द सेंस कि आपका यहाँ पे धारा पूछ सकता है, गिरवी की धारा आपकी क्या है। उसके बाद आपका क्या पूछ सकता है कि जो चीज आप यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, कोई चीज मान लो यहाँ पे गिरवी रखे, और गिरवी आप लोग जानते हैं क्या होता है, आप लोग भी जो है गांव और शहर दोनों से यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, तो गिरवी चीजें को आप जानते हैं क्या होता है। गिरवी बेसिकली ये होता है, जैसे कोई भी अपनी संपत्ति है, एक ही मान लो संपत्ति ये है, ठीक है, और इसने बी को यहाँ पे ये अपनी संपत्ति को दे दिया। ठीक है, बी को दे दिया, ठीक है, और मान लो यहाँ पे ये मान लो आपकी संपत्ति थी, बी को दे दिया। अब इसके बदले में इसने मान लो 20,000 रुपये वापस ले लिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, गिरवी हो गई। अब ये जब 20,000 रुपये इसको वापस करेगा और तब ये अपनी संपत्ति वापस ये पा पाएगा। ठीक है, ये आपका गिरवी होता है। ठीक है, जिसको गांव में अगर जो बात की जाए तो वहाँ पे रहन भी बोलते हैं। ठीक है, कि हमने उनको दे दिया है कि अब इतने दिनों के लिए दे दिया, उससे जो और जो यहाँ पे इस संपत्ति से जो लाभ होगा, होने वाला लाभ, जब तक ये रुपए नहीं देता है तब तक ये बी का ही लाभ होगा। ठीक है, इसको जो है गिरवी की बात यहाँ पे बताई गई। ठीक है, और ये चीजें काफी ज्यादा जो है, अगर जो चाहे जहां पर भी देखा जाए तो वहां पे चीजें मैटर करती हैं कि गिरवी चीजें क्या हो गई। ठीक है, और गिरवी और बंधक ये चीजें जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली हैं, और इम्पॉर्टेंट होने के वाली क्या, इसका मतलब काफी ज्यादा यहाँ पे आपके जो है एग्जाम में पूछा जाएगा इन सब चीजों से। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली चीजें भी होंगी, क्योंकि यहाँ से मिलती जुलती आपको चीजें मिलेंगी, तो आप याद रखना। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, कौन निम्नलिखित में कौन
पट्टा स्थापित करने के लिए वैध विचार नहीं है। ठीक है, तो पट्टा स्थापित करने के लिए आपका कौन सा वैध विचार नहीं है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो नंबर 1 पे आपका ऑप्शन है कि आंशिक रूप से पैसे में और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में किराया अगर जो दिया गया है, तो आंशिक रूप मतलब जैसे एक बड़ा सा हिस्सा है और इसका छोटा सा हिस्सा का क्या कहते हैं, इसको आंशिक कहते हैं। ठीक है, बड़े से हिस्से का छोटा सा भाग उसको आंशिक कहते हैं। तो आंशिक रूप से पैसे में और आंशिक रूप से वस्तु के रूप जो है किराए में, यह आपका एक वैध विचार नहीं है। या फिर आपका ऑप्शन बी, पट्टे द्वारा देय सरकारी मूल्यांकन या करों का भुगतान करने की एक शर्त। ऑप्शन सी, एक किराएदार द्वारा एक निश्चित राशि या एक निश्चित मात्रा में मकान मालिक को भुगतान करने के लिए एक व्यक्तिगत समझौता। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, निम्नलिखित में से किसे पट्टे का निहित समर्पण माना जा सकता है। ठीक है, निहित समर्पण आप जानते हैं क्या होता है, जैसे निहित और समर्पण कि दोनों अगर जो बात की जाए तो पट्टा भी बात की जाए तो पट्टे की परिभाषा सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे शब्द आ गया आपका पट्टा। तो पट्टे की परिभाषा जो है आपका कहाँ है, धारा 105 में, धारा 105 में हम क्या पढ़ते हैं, पट्टे की परिभाषा। निहित समर्पण मतलब उसको जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से उसको दे देना। ठीक है, तो यहाँ पे पट्टे की परिभाषा जो है निम्नलिखित में से किसे पट्टे का निहित समर्पण माना गया है। तो इसके ऑप्शन अब हम देखते हैं। ऑप्शन 1, मौजूदा पट्टे के जारी रहने के दौरान प्रभावी होने वाले नए पट्टे की गैर स्वीकृति। ऑप्शन बी, पट्टेदार द्वारा कब्जे का परित्याग। ऑप्शन सी, दो संयुक्त पट्टेदारों में से एक द्वारा आत्मसमर्पण, दूसरे जो है पट्टेदार की निहित आत्मसमर्पण। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वहां अगर जो बात की जाए तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बी आपका हो जाएगा, पट्टे द्वारा जो है कब्जे का परित्याग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से किसे स्थानांतरित किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहीं पे आपका क्वेश्चन बनेगा कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम आपका कब लागू हुआ, तो आपका 1882 हो जाएगा। और आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ कब हुआ था, 1872 में हुआ था। ठीक है, तो 1872 और 82 में आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये आपका जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और यहीं पे इसके ऑप्शन है कि लाभ कमाने का अधिकार। ऑप्शन बी, मुनाफे के लिए एक डिक्री मतलब आदेश होता है। और ऑप्शन सी, भावी सहवास के लिए एक वेश्या को संपत्ति का हस्तांतरण। ऑप्शन डी, अफीम की खुदरा बिक्री के लिए एक खेत का उपपट्टा। ठीक है, तो ये आपके जो है ऑप्शन हुए। और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैसने मुनाफे के लिए एक डिक्री। ठीक है, अफीम की अगर जो उपपट्टा की बात की जाए तो उपपट्टा भी आपके लिए काफी ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। ठीक है, और उपपट्टा को भी आपको ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 137 के जो है लागू होने से निम्नलिखित में से कौन सा लिखित बाहर रखा गया। मतलब ये आपका लागू हो रहा है लेकिन इसके बाहर आपको क्या रखा गया है, इसको हम देखते हैं। शेयर को, विनियम के विल को, ऑप्शन ए और बी दोनों को, या फिर इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको शेयर को भी अलग रखा गया है और विनियम के विल को भी अलग रखा गया। इन्हें आपको कहाँ पढ़ाया गया है, इन्हें आपको कंपनी लॉ में पढ़ाया गया है। ठीक है, कंपनी लॉ हम जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको शेयर भी पढ़ाएंगे और विनियम के बिल भी पढ़ाएंगे। स्टॉक मार्केट मतलब उसमें थोड़ा बहुत दिया गया। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। आपका शेयर क्या होता है, ये सब चीजें वहाँ पे दी गई। ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा बहुत वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, अगला आपका क्वेश्चन, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 द्वारा परिभाषित आकस्मिक हित का वैध उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा, बी ने अपनी संपत्ति अपनी बहू को इस शर्त के साथ उपहार में दी कि संपत्ति का कब्जा बी के मृत्यु के बाद उसे ही जो है ट्रांसफर किया जाएगा। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, बी ने ए को 15,000 रुपये का उपहार दिया, जब वह वयस्क होने पर ए को ट्रांसफर कर देगा, उसके खाते में जमा कर देगा। ऑप्शन सी आपका ए और बी दोनों। ऑप्शन डी
ना तो ए ना तो बी। तो यहाँ पर आपका क्या मतलब है क्वेश्चन का, इसको हम समझिए। देखिए नंबर 1 पे हम देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपकी संपत्ति ट्रांसफर लॉ है 1882 उसके द्वारा जो परिभाषा किया गया है, तो उसमें आकस्मिक हित का वेध, आकस्मिक हित का मतलब अचानक हित का वेध उदाहरण इसमें क्या है उसको हम समझते हैं। तो वेध उदाहरण की बात की जाए तो यहाँ पे बताया गया जैसे ए ने बी को कोई उपहार दिया, ठीक है, और बोला कि जो है एक मान लो डायमंड रिंग इसको दी, ठीक है, डायमंड रिंग इसको दी, और इसने ए ने सोचा इस प्रकार से सोचा कि बी की जब मृत्यु हो जाएगी तो ये डायमंड रिंग फिर से मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। ये आपका वेद जो है उदाहरण हुआ। या फिर दूसरा यहाँ पे उदाहरण दिया गया कि बी ने ए को जो है, ये पहला उदाहरण था, और दूसरा उदाहरण यह है कि बी ने ए को 15,000 रुपया दिया, लेकिन ए जो है ये आपका 18 साल से अभी कम है, और तो ए ने जो है बी ने 15,000 रुपये इसको दे दिए। अब ये जो है इसके पास 15,000 रुपये हो गए। अब बी ने तो ये सोच के दिया था कि ये 18 साल या फिर उससे जब ज़्यादा हो जाएगा तब ये 15,000 रुपये हमारे वापस कर देगा, या फिर आपकी ये एक शर्त है। तो यहाँ पे 2 शर्त आपको बताई गई हैं। तो यहाँ पे क्या एक जो है वैध शर्त हो सकती है, तो इसको यहाँ पे ऑप्शन पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका बी हो जाएगा, कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 द्वारा परिभाषित इंग्लिश मार्गेट वाक्यांश के अर्थ के सबसे निकट निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे चीजें हैं, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन 1 आपका, जहां गिरवीदार द्वारा कुछ राशि का भुगतान करने पर संपत्ति उसके पास जाती है। ऑप्शन बी, जहां 2 बिक्री की जाती है, जहां बिक्री की जाती है एक बंधक की शुरुआत में इस शर्त के साथ कि बंधक राशि का भुगतान करने के बाद संपत्ति वापस बेची जाएगी। ऑप्शन सी, जहां गिरवीदार को लाभ, किराए आदि के अधिकारों के साथ संपत्ति का कब्जा मिलता है। और ऑप्शन डी, जहां टाइटल डीड जमा करके बंधक बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, संपत्ति ट्रांसफर अधिनियम 1882 की धारा 17 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा दी गई है। धारा 17 आपका क्या बताया गया है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे बन के आया है। तो धारा 17 को हम लोग अच्छे से देखते हैं। धारा 17 में बताया गया कि अंतरिक्ष का जीवन या फिर स्थानांतरण की तारीख से 18 वर्ष की अवधि बताया गया, या फिर आपका या तो ए या फिर बी, इसमें से जो आपका लंबा हो, मतलब जो यहाँ पे ज़्यादा हो, या फिर आपका इसमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या यहाँ पे स्थानांतरण की तारीख यहाँ पे आपको बताया गया, ठीक है। 17 में आपको स्थानांतरण की तारीख से 18 वर्ष की अवधि बताया गया है। और आपका जो है आपका धारा 18 में लोक के फायदे के जो है चीज़ें बताएगी, लोक के फायदे के जो है शाश्वत अंतरण आपके बताएंगे, मतलब जो समाज का कल्याण का, लोक का फायदा होने के लिए जो निरंतर चीजें हैं उसको यहाँ पे धारा 18 में बताया गया, ठीक है। अगला पॉइंट, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के तहत परिभाषित प्रस्थापन के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। ऑप्शन 1, अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों के तहत संपत्ति को भुनाने वाले किसी भी व्यक्ति के पास गिरवी रखने के समान वहाँ पे अधिकार होंगे। ऑप्शन बी, अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों के तहत संपत्ति को भुनाने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरवी रखने के समान अधिकार होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका शायद ऑप्शन दोनों जो है सेम हो गया है, ठीक है। प्रावधानों के संपत्ति को भुनाने वाले किसी भी व्यक्ति को, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के पास, और यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को गिरवी रखने के समान अधिकार होंगे। ऑप्शन सी, मामले के तथ्यों के आधार पर ए या फिर बी, और ऑप्शन डी, ना तो ए ना ही बी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध आपका उपहार है। तो यहाँ पे वैध उपहार की बात की गई है। तो ऑप्शन 1 आपका, दाता द्वारा जो है दीदी को एक घर में ब्याज उपहार उसे तब तक जो है उसमें रहने की अनुमति देता है जब तक कि वह दाता को 30,000 रुपये प्रति माह के
मतलब रख रखाव के लिए भुगतान ना कर दे, और संपत्ति किराए का भुगतान आपका 26,000 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, और यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर जो आप पढ़ेंगे इसको ढंग से आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो आपके जो है चीज़ें मतलब प्रैक्टिकल पे बेस होते हैं, तो प्रैक्टिकल के बेस वाले क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको पूर्ण रूप से जो है थ्योरी पता होगी और पूर्ण रूप से आप उसको मन से पढ़ेंगे, तब वो आपको क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया बनाम R.N. कपूर में जस्टिस जे सुब्बा राव द्वारा लीज और लाइसेंस के बीच अंतर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव दिया गया था। तो ऑप्शन 1 आपका यह पता लगाने के लिए कि कोई एक दस्तावेज पट्टा या फिर लाइसेंस बनाता है, दस्तावेज के रूप में जो है उसके सार के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी असली परीक्षा पार्टियों का इरादा है, चाहे वह पट्टा या फिर लाइसेंस बनाने का इरादा रखते हों। और ऑप्शन सी यदि दस्तावेज संपत्ति में रुचि पैदा करता है तो वह आएगा लाइसेंस से। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे बताया गया कि लाइसेंस और आपका जो है लीज में क्या अंतर है। इसको यहाँ पे किस वाद में बताया गया था, इसको आपको एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया बनाम R.N. कपूर के बाद में बताया गया, और यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका पॉइंट संपत्ति की बात की जाए तो संपत्ति जो है सबसे अच्छा आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट अगर जो देखा जाए तो काफी ज्यादा अच्छा आपका सब्जेक्ट यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ से आपकी धाराओं से क्वेश्चन बनेंगे, और धाराओं से क्वेश्चन बनेंगे तो आपके ज्यादा अच्छा जो है पेपर जाने का एक चांसेस होता है। ठीक है, तो यहीं पे आपका एक अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रिसीवर की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका धारा 68, ऑप्शन बी धारा 68 है, ऑप्शन सी धारा 69, ऑप्शन डी धारा 69 ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धारा 69 ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन, और धारा 69 ए अगर जो पढ़ लिए तो इसके आसपास की धारा जैसे आपका धारा 67 है, आपका धारा जो है यहाँ पे जैसे 68 है, धारा 81 है, धारा 80 है, तो मान लो ये धाराएं आपको अपने आप से भी पढ़ लेनी है अगर जो आपको यहाँ पे चीज़ें नहीं बताई जा रही। ठीक है, क्योंकि सब कुछ करवाना पॉसिबल कभी भी नहीं होता है। ठीक है, वो यहाँ पे यूट्यूब पे चीज़ें बहुत अच्छे से हम आपको डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन अगर जो आप सोचो कि आपको मतलब जो है 700-800 पेज की जो है आपकी किताब है, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना पॉसिबल करवाना। ठीक है, तो हम आपको जितना बताते हैं सब कुछ इम्पोर्टेंट बताते हैं, और वो उसका फ़ायदा भी आपको, उसकी जो चीज़ें हैं वो भी आपको एग्जाम में दिखती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपकी 68 धारा मान लो आई, तो 68 धारा आई तो 68 के आगे की धारा 67 और 69 तो आप अपने आप पढ़ सकते हैं ना। इतना अगर जो आप खुद से करेंगे तो आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर हो जाएगा, और आप लोग जानते हैं कि एग्जाम में नंबर भी आते हैं। ठीक है, और यही आपके पास चांस है, MCQ आपका एग्जाम हो रहा है, MCQ एग्जाम हो रहा है, इसमें आपके 100 में 100 क्वेश्चन जो है, अगर जो आपके जैसे मान लीजिए 100 का पेपर है तो 100 आपके मार्क्स भी आते हैं। ठीक है, अगर जो आपको नंबर मार्क्स बनाने हैं तो आप जो है इसी MCQ पेपर में बना लीजिए, क्योंकि आगे आपका नहीं पता कि पेपर आपका थ्योरी होगा या फिर MCQ का, क्योंकि आगे आपका जो है 50% जो है 95% जो है आपका थ्योरी पेपर होगा, ये चांसेस हैं, क्योंकि फुल्ली ये चांसेस होंगे। तो आपको यहाँ पे नंबर गेन करने का बहुत अच्छा चांस है, और आप इसको गंवाइए मत, अपना जो है पेपर अच्छे से करिए और अच्छे से अपना नंबर यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ के और थोड़ा बहुत समझ के, क्योंकि पढ़ना और समझना दोनों अलग अलग थिंकिंग है। चीज़ों को समझने की कोशिश करना और पढ़ना तो आपको है ही। ठीक है, यहाँ पे अगला आपका क्वेश्चन है संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों के निम्नलिखित में से कौन सी धारा किराए का भुगतान न करने पर जब्ती के खिलाफ राहत से संबंधित है। तो ऑप्शन 1 आपका धारा 114, ऑप्शन बी धारा 114 ए, ऑप्शन सी धारा 113 और ऑप्शन डी यहाँ पे धारा 113 का। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, धारा 114 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 114 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर जो यहीं पे एक क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है
कि मान लीजिए भाटक का संदाय न करने के कारण जो संपहरण से मुक्ति है उसको आपको किस में बताया गया है, तो वो भी आपका धारा 114 है। ठीक है, तो शब्दों से जो है एग्जामिनर आपको शब्दों से खेल सकता है। ठीक है, तो आपको अपनी हिंदी भी जो है अच्छे पे ध्यान देना है। मान लो कोई हिंदी में आपका शब्द नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, मान लो आपको भाटक नहीं समझ में आया, ठीक है, भाटक मान लो आपको समझ में नहीं आया, तो आप तुरंत जो है इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में आपका रेंटल लिखा होगा। ठीक है, तो कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आप देखिए और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, ऐसा मत करना कि हम हिंदी वाले हैं, हम हिंदी केवल देखेंगे, ऐसा चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ पे आपकी जो है चीज़ें होती है, आपके लिए अच्छा होगा कि आप हिंदी और इंग्लिश पेपर अगर दोनों देख पा रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो वहाँ पे दोनों पेपर जो है मतलब दोनों तरफ आप देख के उसको क्वेश्चन अपना अच्छे से करना। ठीक है, तो आज के लिए आपके जो है क्वेश्चन इतने ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। ठीक है, और आगे की वीडियो हम आगे लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर।